नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करंट कॉटेज में, जिसमें एक वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का मजा लें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आए। यह वीकली करंट अफेयर्स 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस सप्ताह में बने हैं वह इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि इसमें होने वाली क्या है। पहले कुछ राज्य से खबरें होंगी, दूसरी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें होंगी, तीसरी कुछ नियुक्तियां होंगी एवं रिटायरमेंट, चौथे कुछ लेखक व पुस्तक को देखेंगे, पांचवी कुछ महत्वपूर्ण दिनांक लेंगे, छठी अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड कुछ अपडेट देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग मिसलेनियस को तवज्जो देंगे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दिवस पर किसे वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया गया? वयोश्रेष्ठ एक सम्मान है जिसे दिया गया। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश बनर्जी, बी.एस. नटराजन, सतीश पांडे, दीपक गुलेरिया। तो इसका आंसर होने वाला है बी.एस. नटराजन। तो जानते हैं वयोश्रेष्ठ सम्मान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हर वर्ष 1 अक्टूबर को विश्व बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं और अभी जो वर्तमान में हैं वेंकैया नायडू ने वी.एस. नटराजन को वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार बुजुर्ग लोगों को उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है एवं इस वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को? 13 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है मीनल कुमारी, सुचिता सतीश, अभिषेक सिंह, राजकुमार। आपके ये ऑप्शन थे और इसके आंसर होने वाले हैं सुचिता सतीश। सुचिता सतीश 16 वर्ष की हैं और इन्होंने 19 अगस्त को दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में 120 भाषाओं में और लगातार 7 घंटे 20 मिनट तक गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया को किस समूह ने खरीद लिया है? तो ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, जिंदल ग्रुप। तो ये टाटा ग्रुप है। सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हाथों $2.4 बिलियन में बेच दिया। पहले ये टाटा के ही थे, फिर इनको सन 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद फिर ये अभी 2021 में इन्हें टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी की कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 9.1, 8.9, 8.3, 9.5। तो इसका उत्तर होने वाला है 9.1। हाल ही में शुरू हुई संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 में भारत के साथ कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान। तो इसमें अमेरिका शामिल हो रहे हैं। जानते हैं कुछ इसके बारे में। यह पूर्व युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण है। यह 17th एडिशन है इनका और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त देश बेस एल्मडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर तक होने वाले हैं, जिसमें भारतीय दल में एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल होंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक बढ़ने की अनुमान है? 8.5, 8.6, 9.3, 9.5। तो इसका उत्तर होने वाला है 9.5%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किसे अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? यूएसए को, कनाडा को, जर्मनी को, भारत को। तो इसका उत्तर होने वाली है भारत। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 105, 94, 101, 99। तो इसका आंसर 101 है। जानते हैं इसके बारे में कुछ। यह 4 संकेतकों अल्प पोषण, बाल कुपोषण, बाल विकास व बाल मजदूरी के आधार पर कंसर्न वाइल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। भारत 2021 में 116 देशों के बीच अपनी 2020 की रैंकिंग 94 से पिछड़कर 101वें स्थान पर आ गया है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे रह गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में पार्किंग की समस्या को सुविधाजनक बनाने के लिए माई पार्किंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किन राज्य ने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया है? इनके ऑप्शन देखते हैं। चेन्नई, बेंगलोर, केरल, नई दिल्ली। तो इसके उत्तर होने वाले हैं नई दिल्ली। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने ही दिल्ली में पार्किंग की समस्या को सुलझाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसे नाम दिया गया है माई पार्किंग ऐप। हाल ही में किस एजेंसी ने देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, औषधीय मंत्रालय। तो इसका उत्तर जैव प्रौद्योगिकी विभाग हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारत में जूनोटिक और ट्रांसबाउंडरी रोगजनकों के महत्वपूर्ण जीवाणु, वायरस और परजीवी संक्रमण की निगरानी करने की परिकल्पना है। इस पहल के तहत यह सब इम्पोर्टेंट कार्य किया जाएगा। हाल ही में जारी किया गया कुनमिंग फंड किससे संबंधित है? जैव विविधता कोष से, बाढ़ राहत कोष से, पशु संरक्षण कोष से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है जैव विविधता कोष। जानते हैं कुछ? चीन ने विकासशील देशों के लिए जैव विविधता संरक्षण के कारण का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन की पूंजी योगदान करने का बीड़ा उठाया है। प्रसिद्ध अमृत मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, पंचायती मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर होने वाले हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अमृत योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी और वंचित पर प्रमुख ध्यान देने के लिए साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की एक पहल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी हुई अक्षय ऊर्जा में भारत की रैंकिंग क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यह तीसरी है। जानते हैं कि अक्षय ऊर्जा होती क्या है? ऊर्जा के वह प्रकृति स्रोत जिसका नवीनीकरण होता रहता है और जो प्रदूषणकारी नहीं है उसे ही अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। इसमें पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का एवं तीसरा स्थान भारत का है। हाल ही में भारत की पहली कैंसर रोधी दवा को किस देश ने अपनाया है? जापान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, चीन ने। तो इसे चीन ने अपनाया है। भारत में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की कैंसर रोधी दवा एबिरेट्रॉन को चीन में चाइनीज मेडिकल जर्नल के द्वारा स्वीकार किया गया है। चीन में भारत कैंसर रोधी दवा बेचने वाली पहली देश बन गई है। वहाँ की जनसंख्या बहुतायत मात्रा में कैंसर से पीड़ित होते हैं और उसमें जान भी चली जाती है। तो कैंसर से लड़ने के लिए यह कैंसर रोधी दवा एबिरेट्रॉन को चीन ने अपनाया है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रोपवे सेवाओं को चालू करने का योजना लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वाराणसी, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर। तो आपके उत्तर होने वाले हैं वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाली भारत का पहला शहर बन जाएगी। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन जाएगी। हाल ही में कौन से राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेन्नई, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर आने वाली तेलंगाना, सॉरी चेन्नई नहीं तेलंगाना होगी। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ। ई वोटिंग समाधान तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग TSEC द्वारा राज्य के IT विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समाधान समर्थन के साथ विकसित किया है। भारत सरकार ने कार्यक्रम विश्वकर्मा वाटिका किस राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार ने कारीगरों और शिल्पकारों के सदियों पुराने कौशल की भारत की गौरवशाली विरासत की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक हुनर हाट पर विश्वकर्मा वाटिका रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की शक्ति कितने किलोमीटर तक बढ़ा दी है? तो आपके ऑप्शन है 40, 50, 60, 70। कितने किलोमीटर तक बढ़ाई है?
तो इसका उत्तर होने वाली है 50 किलोमीटर। पहले जो हैं वो 3 राज्य पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे सिर्फ 15 किलोमीटर के भीतर ही गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की अनुमति थी, पर इसे अब केंद्र सरकार ने 50 किलोमीटर कर दी है। बीएसएफ जो हैं वो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में तैनात हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की फाइनल किसने जीती? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स है, ये आप लोगों को पता होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने 14वें इंडियन प्रीमियर लीग 14 आईपीएल थी के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथी खिताब अपने नाम कर लिया। इन्होंने 2010 में, 2011 में, 2018 में और 2021 में चौथी बार आईपीएल को अपने नाम कर लिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? अहमदाबाद में, गोवा में, सूरत में, पुणे में। तो इसका उत्तर गोवा होने वाली है। तो ये थी 20 प्रश्नों की श्रृंखला। अब चलते हैं दूसरे खंड की तरफ जो राज्य से खबरें होने वाली है। तो वो देखते हैं राज्य की क्या क्या मुख्य खबरें हैं। पहले है राजस्थान से। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC का उद्घाटन हुआ, जो भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया जाने वाला देश का पहला केंद्र होगा। यह नवाचार विचारों का समर्थन और पोषण करेगा, जो बड़े विचारों में बदल सकते हैं। दूसरी आती है दिल्ली की तरफ से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की सलाह दी जाएगी एवं छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए एक मेंटर हर हफ्ते 10 मिनट का समय देंगे। अगली अपडेट तमिलनाडु से आती है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में GI टैग दिया गया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामिक परमाणु शक्ति में तब्दील करने और देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देने वाले परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। अबुल हसन बानी सदर ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। वे 1980 में ईरान का राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर हरप्रीत एस कोचर वरिष्ठ भारतीय कनाडाई वैज्ञानिक डॉक्टर हरप्रीत एस कोचर को कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली खबर जर्मनी से आती है। जर्मन रेल ऑपरेटर डसन वाहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन की शुरुआत की। इस ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में चलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आती है अगली खबर। सेबेस्टियन कुर्ज ने भ्रष्टाचार के एक घोटाले में शामिल होने के कारण इस्तीफा देने के बाद अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग को ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर बनाया गया है। इसके अलावा माइकल लीनहार्ड को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। अब कुछ नियुक्तियां देखते हैं। विराट कोहली भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फायरबोल्ट एक वेयरेबल गेमिंग और ऑडियो ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो फिटनेस और फैशन उत्पादों की पेशकश करता है। दूसरी आती है दीपिका मलिक। हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो ने पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता दीपा मलिक को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना है। सज्जन WSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि होंगे। अमित खरे पूर्व शिक्षा सचिव व IAS अधिकारी अमित खरे को अनुबंध के आधार पर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने
सीबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कैरियर में सेबी, आरबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, जेपी मॉर्गन चेस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सहित शीर्ष कॉरपोरेट्स में संक्षिप्त कार्यकाल के सेवा प्रदान कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ बुक्स एवं लेखक। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोयर। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है, जिसमें हमारे देश में वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है इसकी जानकारी दी गई है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार लिखे हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिनांक देखते हैं। 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस। हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके जोड़ों को प्रभावित करती है एवं इसमें सूजन या अधपतन शामिल होती है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामक और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला देखते हैं 14 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है एवं यह इसका चौथा संस्करण है। अब कुछ अवार्ड एंड ऑनर को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर संदीप गुलेरिया को कोविड-19 महामारी में जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाने के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कुछ खेल को देखते हैं। वाल्टेरी बोटास ने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिए हैं। आयरलैंड की एमी हंटर ने 16वें जन्मदिन पर अपने चौथे मैच में ही नाबाद 121 रन बनाकर किसी भी पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। यह कारनामा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैचों में किया है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू के लीमा में आयोजित भारतीय निशानेबाज ने 43 पदक, 17 स्वर्ण, 16 रजत एवं 10 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं अमेरिका 21 पदों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। फीफा ने अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप भारत 2022 के लिए ईवा के आधिकारिक समूह का अनावरण किया है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। ईवा क्या होते हैं? तो ईवा एक मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी है। अब कुछ विविध देखते हैं। भारत सरकार ने माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है, जो पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए है एवं यह ऐप बंदरगाह की पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यूएसएफबीएल को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी व्यवसाय के लिए स्थापित किया गया था। गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपने अधीन कर लिया। अब इस हवाई अड्डे के संचालन अडानी ग्रुप करेंगे। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। तो यह थी इस सप्ताह की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।